एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस की जो हमारी एग्जाम्पल सीरीज चल रही है उसमें हम रिवर्स रेशियो के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देख रहे हैं। तो रिवर्स रेशियो को देखते हुए या पढ़ते हुए हमने 5 से 6 या 4-5 हुए होंगे, जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं सब में कुछ ना कुछ नई वैरायटी थी। आज का भी एग्जाम्पल जो पिछला एग्जाम्पल हुआ है या उसके पहले के हुआ है उसमें से ही एक एग्जाम्पल है, वैसे ही टाइप का है। इसके बाद हम रिवर्स रेशियो से जुड़ता हुआ एक और एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पे जो हमारा पहला यूनिट था रेशियो एनालिसिस का, वो इन एग्जाम्पल्स के साथ ही खत्म करेंगे। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको नॉर्मल रेशियोज और रिवर्स रेशियोज के मैक्सिमम जो कि एग्जाम्पल परीक्षा के लेवल के या आपको अंडरस्टैंडिंग पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए मैंने हर टाइप का एग्जाम्पल आपको दिया है। रिवर्स रेशियो में एक थोड़ा अलग टाइप आता है जो रिवर्स रेशियो ही होता है, बट एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो 4 से 5 एक ही एग्जाम्पल में 5 क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं वो वाला एक एग्जाम्पल आपको दूंगी, उसका आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाऊंगी। और उसके बाद हम हमारा सेकंड यूनिट जो भी होगा फिर हम फंड फ्लो शुरू कर सकते हैं या वहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू करना है वो देखेंगे और उसके हिसाब से हम हमारे सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारे एग्जाम्पल सीरीज का आज तक का हमारा रूल है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देती हूँ और वहाँ से ही आप एग्जाम्पल की जो भी कॉपी है वो अपने बुक में लिखते हैं। तो वैसा ही आज सेम करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आपको एग्जाम्पल पहले कॉपी पे लिखना है और फिर उसे यहाँ पे किए हुए सॉल्यूशन से कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले ये मान के चलती हूँ कि आपके पास एग्जाम्पल है और मैं यहाँ पे रीड करती हूँ, आप मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रिपेयर द बैलेंस शीट। यहाँ पे अब बहुत सारी जानकारी दी हुई है। सेल्स टू नेट वर्थ 5 टाइम्स, करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ 50%, total debts to net worth 60%, fixed asset to net worth 60%, current ratio 2 times, sales to stock 10 times, debtors velocity 9 times, annual sales rupees 15 lakh, and last one cash sales 40% of the sales। ये जो गिवन एग्जाम्पल है इसका हमें यूज करना है और यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले हम जो रिवर्स रेशियो में हमने कैलकुलेशन करने के लिए जो शुरुआत करते थे, तो जो गिवन चीजें हैं मींस गिवन हिंट जो है, इस हिंट के आधार पे हम कितनी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं ये सबसे पहले देखते हैं। तो क्या हम सेल्स टू नेट वर्थ से कोई एक जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि सेल्स टू नेट वर्थ मींस सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ और सेल्स टू नेट वर्थ का फाइनल आंसर भी गिवन है। उसी के साथ साथ सेल्स की भी अमाउंट दी हुई है, तो इसके आधार से हम नेट वर्थ की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने एग्जाम्पल जब लिखा होगा तो लिखते वक्त भी हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में आ जाती है कि एग्जाम्पल हमें क्या करने कह रहा है या एग्जाम्पल में हमें क्या करना है। तो एग्जाम्पल लिखते वक्त आपको ध्यान में आया होगा कि मैक्सिमम पोर्शन जो हमारा कैलकुलेटिंग एरिया है वो एक ही वैल्यू पे डिपेंड करता है और वो वैल्यू है नेट वर्थ। तो वो मैक्सिमम कैलकुलेशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट वैल्यू हमें चाहिए नेट वर्थ की, उसी का पहला कैलकुलेशन अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हिंट हमें गिवन है सेल्स टू नेट वर्थ, जिसका फॉर्मूला हम इसी वे से बनाएंगे। और रिवर्स रेशियो में आपने एक चीज देखी है कि हम इंस्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो बताया है उससे। तो सेल्स टू नेट वर्थ, इसके लिए हम सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएशन कर लेंगे फॉर्मूला का। इसके बाद अब केवल हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलेंगे और जिस अननोन चीज के लिए या जिस अननोन थिंग की वहां वैल्यू नहीं है तो गिवन नोन जो दो चीजें दी हुई है उसका आधार लेंगे। तो सबसे पहले सेल्स टू नेट वर्थ हमें दिया हुआ है 5 टाइम्स। उसके बाद सेल्स की वैल्यू भी गिवन है 15 लाख डिवाइडेड बाय नेट वर्थ।
मीन्स अब यहाँ पर दो चीजों की वैल्यू ऑलरेडी रहने के कारण हमारा कैलकुलेटिंग एरिया क्या बन गया, नेट वर्थ। अब नेट वर्थ का कैलकुलेशन हमें करना है, इसीलिए नेट वर्थ इक्वल टू 15 लाख डिवाइडेड बाय 5। नेट वर्थ इक्वल टू ₹3 लाख। और ये जो ₹3 लाख है ये हमें मैक्सिमम हिंट कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमम हिंट का यूज करने के लिए इसेंशियल जो यहाँ पे आइटम था या वैल्यू थी वो थी नेट वर्थ, जिसको हम स्टार मार्क करके रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का देखिए, उसके बाद दिया है करंट लायबिलिटीज टू नेटवर्थ, टोटल डेट्स टू नेटवर्थ, फिक्स असेट टू नेटवर्थ। मींस इसके बाद की 3 हिंट यूज करने के लिए हमें नेट वर्थ की वैल्यू पता करनी थी। नेट वर्थ को ही हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड। तो सबसे पहले हमने नेट वर्थ का कैलकुलेशन किया, उसके बाद अब सेकेंड हिंट को यूज करेंगे, करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ। अब यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद आपको झट पता चलना चाहिए कि नेटवर्थ तो हमने अभी अभी ढूंढा, करंट लायबिलिटीज टू नेटवर्थ का फाइनल आंसर मींस अल्टीमेट सॉल्यूशन रेशो का हमें गिवन है, तो कैलकुलेटिंग हमारा एरिया जो है वो है करंट लायबिलिटीज। तो फिर रिवर्स रेशो का जब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो गिवन हिंट को तुरंत ना लिखते हुए अगर हम वहां पर अपना कॉमन सेंस यूज करके अगर आंसर पता कर लेते हैं कि हमें कैलकुलेटिंग एरिया कौन सा होगा इस हिंट के आधार पे, तो अगर हम वहां पर वो जो कैलकुलेटिंग एरिया है उसका अगर हेडिंग डाले, जैसे कि पहले में हमने पता कर लिया था कि इसमें से हमारे पास सेल्स ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास है, तो इसीलिए कैलकुलेटिंग एरिया बनेगा नेट वर्थ। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने से पहले या उस हिंट का यूज करने से पहले नेट वर्थ कोलन एंड डैश और अंडरलाइन ऐसा अगर वहां पे हेडिंग डाल देती हूँ तो अपना वहां इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और चूंकि आपने ये गणित खुद सॉल्व किया है और आपका उसमें अच्छा गहरा अभ्यास है, ये भी दिखाई पड़ता है कि आपने देखते से जान लिया कि हमें कैलकुलेट क्या करना था। तो इसीलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त उसमें जो हम बारकावे जिसको कहते हैं वो होते हैं, वो करना सीखिए। कि जैसे अब सेकेंड इसमें यहाँ पे मैंने हेडिंग डालना चाहिए था करंट लायबिलिटीज अंडरलाइन कोलन एंड डैश, क्योंकि हमें वो कैलकुलेट करनी है। तो भले ही मैं यहाँ पे ना लिख रही हूँ बट आप ये एग्जाम्पल या इसके जैसे अब जैसे गैप पड़ने के कारण, इसके पहले जो एग्जाम्पल मैंने किया उसमें बहुत सारी गैप पड़ गई कई दिनों की, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि वो एग्जाम्पल फिर से सॉल्व करके देखिए, उसमें आप कैलकुलेटिंग एरिया इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं क्या, वो देखिए। तो अगर कर पाते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, ऐसा आप खुद का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेटिंग एरिया है करंट लायबिलिटीज और फॉर्मूला बना करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेट, नहीं अब यहाँ पर फॉर्मूला इसके हिसाब से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ हमें क्या बताया हुआ है, करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ 50% है। अब 50% है नेट वर्थ के, एक तो हम फॉर्मूला लगा के जैसे अभी मैंने लिखने के लिए शुरुआत की थी कि करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेट वर्थ करेंगे तो भी आंसर वैसा ही आएगा। आप दोनों प्रक्रिया से ये एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो घिसी पीटी प्रक्रिया होगी ऐसी वाली की एग्जांपल जो दिया हुआ है 2 में जो है वो जो 2 के इस बाजू है न्यूमरेटर में लिखो, जो उस बाजू है वो डिनोमिनेटर में लिखो। अब हम ये वाली प्रक्रिया से थोड़ा अलग एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हमें कहा है कि करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ 50% मींस करंट लायबिलिटी नेट वर्थ के 50% है या 50% है, ऐसा कहा गया है। फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो 50% है मींस क्या, 50% ऑफ नेट वर्थ और 50% ऑफ नेट वर्थ। तो नेट वर्थ की वैल्यू हमारे पास है जो कि है 3 लाख या 3 लाख रुपीज। तो 50% ऑफ नेट वर्थ 1,50,000। इजीली हमने कैलकुलेट कर ली करंट लायबिलिटीज। अब जैसा ये सेकेंड टाइप हमने यूज किया, इसके अलावा भी जैसे हम पहले किया करते थे, क्या करना था
यहाँ पे करंट लायबिलिटीज टू नेटवर्थ इक्वल टू करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। फिर हम यहाँ पे नेटवर्थ की वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल अल्टीमेट रेशियो का आंसर 50% दिया हुआ था। फिर से अगर पक्षांतर की प्रक्रिया वहां करते या ट्रांसफर करते तो ये अल्टीमेट इसी स्टेज पे हमने पहुंचना था, इसीलिए वही प्रक्रिया फिर से ना करते हुए मैंने फाइनल स्टेज यहाँ पे 2 स्टेज मैंने एलिमिनेट कर दिए। चाहो तो आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट कर लिया करंट लायबिलिटीज। अब इसके बाद जो तीसरी हिंट दी हुई है वो है टोटल डेट्स टू नेटवर्थ। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन हम पहली जो 2 स्टेप है वो एलिमिनेट करके डायरेक्ट करेंगे। तो पहली हेडिंग टोटल डेट्स टू नेटवर्थ और ये कितना बताया है 60%। तो इसीलिए 60% ऑफ नेटवर्थ मींस 60% ऑफ 3 लाख। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे हमें टोटल डेट्स मिल गई 1,80,000 रुपीज। 3 हिंट हमने यूज कर ली। उसके बाद दिया है फिक्स असेट टू नेटवर्थ। अब फिक्स असेट टू नेटवर्थ करने से पहले एक यहाँ पे हम खुद से कैलकुलेशन करेंगे। कौन सा? जो हमें हिंट में बताया हुआ नहीं है, बट रिवर्स रेशो का कैलकुलेशन करते वक्त, और चूंकि हमें कहा गया है स्ट्रिक्टली कि हमें फॉर्म करनी है बैलेंस शीट, प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, मींस अल्टीमेट आंसर हमारा क्या है? बैलेंस शीट होने वाला है। और बैलेंस शीट के लिए हमें एक छोटे छोटे आइटम्स भी पता करना होते हैं, या बैलेंस शीट में जैसे हम हर हेड का अलग एक वहां पे महत्व होता है और हम दर्शाते हैं, जैसे कि करंट लायबिलिटीज हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, और लायबिलिटीज के अंतर्गत मींस टोटल लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज शो की जा सकती है। तो इसीलिए अब यहाँ पे अगर आपका ध्यान होगा सॉल्व करते वक्त, तो हमने टोटल लायबिलिटीज या टोटल डेट्स भी फाइंड आउट कर लिया है और करंट लायबिलिटीज भी फाइंड आउट कर लिए। तो अगर टोटल में से करंट लायबिलिटीज हम लेस कर देंगे तो हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मिल जाएगी, जो कि हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का एक हेड होता है। इसीलिए यहाँ भले ही बोला नहीं है, कहीं कुछ हिंट भी नहीं दी हुई है, पर फिर भी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी 1,80,000 और करंट लायबिलिटीज हमने खुद कैलकुलेट की है 1,50,000। अगर इनका माइनस करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मिली 30,000 लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब ये हमें कहा कुछ भी कहा नहीं है, लेकिन हम हमारी बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है उसमें 2 अलग अलग हेड दिखाने के लिए ये हमने खुद कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद कहा गया है फिक्स असेट टू नेटवर्थ। फिर से यहाँ पे नेटवर्थ की अमाउंट यूज करनी है और फिक्स असेट का कैलकुलेशन करना है। तो आप अपनी कॉपी में कैसे करेंगे? हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेटिंग एरिया है हमारा फिक्स असेट की अमाउंट जानना। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ फिक्स असेट टू नेटवर्थ, जो दिया है 60%। फिर से 60% है, मींस यहाँ जो हमने 60% वाला कैलकुलेशन किया था सेम ऐसे ही करना है, पर फिर भी फिक्स असेट की वैल्यू दिखाने के लिए मैं लिख देती हूँ 60% ऑफ नेटवर्थ, 60% ऑफ 3 लाख मींस फिक्स असेट यहाँ हमें मिली 1,80,000। अब फिक्स असेट की फाइनल वैल्यू हमें मिल चुकी है 1,80,000 मींस यहाँ बाइफरकेशन हमें करना नहीं है, क्योंकि फिक्स असेट में कौन कौन से यहाँ पे असेट दिए हुए हैं या फिक्स असेट में कोई अलग अलग आइटम के बारे में हमें किसी भी हिंट में या हमारे एग्जाम्पल में कहीं भी बताया हुआ नहीं है। और इसके पहले एग्जाम्पल्स में जैसे दिया हुआ होता था कि वहां हमें एक एम्प्टी बैलेंस शीट दी हुई रहती थी और उस एम्प्टी बैलेंस शीट के आधार से हम एक आइटम फाइंड आउट करते जाते थे, बट यहाँ हमें एम्प्टी बैलेंस शीट भी दी हुई नहीं है। इसीलिए हम हमारे हिसाब से जो हमें कैलकुलेटिंग एरिया लगता है उसका सबसे
पहले कैलकुलेशन करना है और बैलेंसिंग फिगर से यहाँ हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड टैली होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्या होगा हम बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करेंगे तो देखेंगे, इसीलिए सबसे पहले हिंट को यूज करते चलना है। तो 3 हिंट हमने यूज कर ली। उसके बाद जो हमारा एक कॉमन सेंस का वर्क था वो भी हमने कर लिया। अब चौथे हिंट पे जाते हैं, फिक्स एसेट टू नेटवर्क। 4th हिंट भी हो चुकी है। 5th हिंट है हमारी करंट रेशो। अब करंट रेशो यहाँ पे दिया हुआ है 2 टाइप्स, और करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो तुरंत यहाँ पे आपके ध्यान में आना चाहिए कि करंट लायबिलिटीज की अमाउंट तो हमारे पास है, मींस कैलकुलेटिंग एरिया क्या हुआ, करंट एसेट। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद हमें मिलने वाली अमाउंट होगी करंट एसेट की। तो इसीलिए यहाँ पे करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज फॉर्मूला लिख लिया। करंट रेशो का यहाँ फाइनल आंसर दिया हुआ है 2 इक्वल टू करंट एसेट हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उसी के लिए हम यहाँ पे प्रोसीजर कर रहे हैं। और करंट लायबिलिटीज की अमाउंट है 1,50,000। अब फिर से यहाँ पे जो आइटम्स है, जो न्यूमेरिकल आइटम है वो एक साइड ले लेंगे और जो कैलकुलेटिंग एरिया है वो एक साइड रखेंगे। मीन्स यहाँ पे 2 into 1,50,000 equal to current asset. Therefore, current asset equal to 3 lakh rupees. ये फिर से हमने हिंट का यूज करके एक अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट कर। अब उसके बाद अब ये जो अमाउंट है ये टोटल करंट एसेट की है। अब करंट एसेट में और भी बहुत सारे यहाँ पर हमें आइटम दिए हुए हो सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में डेटर्स वेलोसिटी दी हुई है, मतलब डेटर्स की अमाउंट हम अलग से निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम स्टॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि करंट लायबिलिटीज को या टोटल लायबिलिटी में हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, बट उसमें कौन कौन से आइटम है ये हम बाइफरकेट नहीं कर पाए क्योंकि हमें वैसी कोई भी हिंट दी हुई नहीं है। बट यहाँ पर करंट एसेट की अगर हम संदर्भ में देखें तो यहाँ हमें करंट एसेट की अलग अलग आइटम्स में क्लासिफिकेशन करके एग्जाम्पल में हमें बोला है कि आपको भी बैलेंस शीट में वैसा ही करना है। ये हिडन एडजस्टमेंट है या हिडन इंफॉर्मेशन है जो कि बोली नहीं गई है पर फिर भी करनी है, क्योंकि डेटर्स वेलोसिटी के हिसाब से हम डेटर्स फाइंड आउट करेंगे। सेल्स टू स्टॉक दिया हुआ है तो स्टॉक मिलेगा, इन्वेंटरी मिलेगी, मींस इन्वेंटरी का वैल्यू अलग होगा। तो करंट एसेट में से, टोटल ऑफ करंट एसेट में से हम यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं इसका एक बाइफरकेशन खुद से कर सकते हैं, वो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे करंट रेशो का आधार लेके हमने करंट एसेट का कैलकुलेशन कर लिया। अब इसके बाद है सेल्स टू स्टॉक। अब सेल्स टू स्टॉक में फिर से हमको समझना है कि क्या कैलकुलेशन हमें करना होगा, स्टॉक का कैलकुलेशन करना होगा या इन्वेंटरी का कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि सेल्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी गिवन है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारा है सेल्स टू स्टॉक। सेल्स टू स्टॉक के लिए हमें बताया गया है 10 टाइम्स, तो इसीलिए सबसे पहले सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक। सेल्स टू स्टॉक 10 टाइम्स, सेल्स की अमाउंट 15 लाख, तो डिवाइडेड बाय अब जो अमाउंट सिर्फ निकालनी है वो है स्टॉक की, इसीलिए डिवाइडेड बाय स्टॉक। अब फिर से हम न्यूमेरिकल जो आइटम्स है वो एक साइड ले जाएंगे और कैलकुलेटिंग आइटम को हमारे इक्वल के इस बाजू लिख लेंगे। तो स्टॉक इक्वल टू 15 लाख डिवाइडेड बाय 10, स्टॉक इक्वल टू 1,50,000। मीन्स जो हमारी अभी 5 मिनट पहले जो करंट एसेट 3 लाख रुपीज निकली उसमें से 1,50,000 अमाउंट, टोटल ऑफ करंट एसेट 3 लाख रुपीज, बट देयर इज 1,50,000 फॉर स्टॉक। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन इज डेटर्स, क्योंकि डेटर्स के लिए अब हमें यहाँ पे बताया हुआ है डेटर्स वेलोसिटी, और डेटर्स वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स। तो सबसे पहले अब यहाँ पर डेटर्स वेलोसिटी का आधार लेके हम क्रेडिट सेल को यूज करके
डेटर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर डेटर्स इक्वल टू हेडिंग डाल देते हैं, क्या कैलकुलेशन हमें करना है डेटर्स का। उसके बाद अब सबसे पहले डेटर्स वेलोसिटी जो 9 टाइम्स दी हुई है इसका यूज करने के लिए, क्योंकि डेटर्स जनरेट कहाँ से हुए, क्रेडिट सेल के द्वारा, तो इसीलिए हमें क्रेडिट सेल्स यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। और गिवन एग्जांपल में हमें बताया हुआ है कि 40% ऑफ सेल्स ये कैश सेल्स है, तो अगर 15 लाख जो ओवरऑल टोटल सेल्स है उसमें से 40% अगर कैश सेल्स है, तो बचा हुआ जो रिमेनिंग 60% है वो क्रेडिट सेल्स होगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्रेडिट सेल का कैलकुलेशन सबसे पहले हम करेंगे। क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 60% ऑफ 15 लाख, जो कि आएगा 9 लाख रुपीज क्रेडिट सेल्स। और अब जब क्रेडिट सेल्स 9 लाख हमें मिल गया, अब हम डेटर्स वेलोसिटी का यूज करके डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डेटर्स इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स वेलोसिटी। क्रेडिट सेल्स हमने यहाँ पे 9 लाख रुपीज फाइंड आउट किया है, सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 जो एग्जांपल में गिवन है, तो यहाँ पर डेटर्स की हम अमाउंट हमें मिली 1 लाख रुपीज। अब फिर से ये जो यहाँ करंट असेट के 3 लाख दिए हुए हैं उसमें से 1,50,000 है इन्वेंटरी के या स्टॉक के और 1 लाख रुपीज है डेटर्स के। रिमेनिंग जो 50,000 है वो क्या है, ये हम बैलेंस शीट बनाते वक्त देखेंगे कि कोई दूसरी अमाउंट या कोई ऐसी जो चीज है या जो आइटम है हमने कैलकुलेट नहीं किया है, पर हो सकता है ऐसा कोई है क्या, ये हम देखेंगे करंट असेट के अंदर। अब जो यहाँ पर एग्जांपल में हमें हिंट जितनी भी दी हुई थी उन सबका हमने यूज कर लिया। उसके अलावा हिंट के भी अलावा यहाँ पर हमने टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस करके जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थी उसका भी कैलकुलेशन कर लिया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहला हम लिखते हैं नेट वर्थ या प्रोप्राइटर्स फंड। तो क्या ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेशन था वो यही था, नेट वर्थ का कैलकुलेशन, या जिसको हम प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं, जो था 3 लाख रुपीज। उसके अलावा जो अगर हम यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज शो करना चाहते हैं, तो टोटल लायबिलिटीज को हमने बाइफरकेट किया 2 पार्ट्स में, जो कि पहला था लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और दूसरा था शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पर। टोटल लायबिलिटीज जो कि 1,80,000 थी और उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस करके हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी फाइंड आउट की थी, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इक्वल टू 30,000 और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इक्वल टू 1,50,000। मीन्स टोटल लायबिलिटी जो हमने फाइंड आउट की थी 1,80,000, उसी को यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया। अब इसके अलावा मीन्स इन 3 आइटम्स के अलावा हमारे पास लायबिलिटी साइड में लिखने के लिए दूसरा कोई भी आइटम है नहीं, हिंट में कुछ भी बताया हुआ नहीं है, और यहाँ पर और जो कैलकुलेशन किया है उसके आधार पे भी हम कोई चौथा आइटम खुद से फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पे लायबिलिटी साइड को कहीं ना कहीं बंधन आ चुका है कि इसके बाद नेक्स्ट कोई दूसरा आइटम उसमें नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ टोटल करना ही हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बचा है, और इसके आधार पर हम हमारी एसेट साइड को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस एग्जांपल में हमें एम्प्टी बैलेंस शीट भी दी हुई नहीं है कि जिसके आधार पे हम देखें कि कौन
कौन कौन से, अगर हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ आइटम्स दिए होते तो हम सोचते कि हमें ये कैलकुलेट करना बाकी रह गया या कोई दूसरा आइटम बाकी रह गया, बट यहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए अपने तरीके से हमें इस बैलेंस शीट को बनाना है। तो यहाँ पर फाइनल इस लायबिलिटी साइड का जो टोटल आएगा वो है 4,80,000। अब लायबिलिटी साइड को पूरा कैलकुलेट करके बंद करने के बाद हम असेट साइड पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आइटम्स है जो हम लिख सकते हैं, या उन आइटम्स के अलावा भी अगर बैलेंसिंग के लिए हमें अमाउंट वहां कम आ रहा है तो फिर हम बैलेंसिंग फिगर से कोई एक आइटम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले असेट साइड में हम लिखेंगे फिक्स असेट। अब फिक्स असेट को यहाँ बाइफरकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ भी बताया हुआ नहीं है, और फिक्स असेट की जो अमाउंट आई थी वो थी 1,80,000। और उसके बाद करंट असेट, क्योंकि फिक्स असेट को हमने बाइफरकेट नहीं कर सकते कहा तो वो वहीं पे मैटर क्लोज हो गया। उसके बाद है करंट असेट। तो करंट असेट की फाइनल वैल्यू 3 लाख रुपीज आ चुकी है हमारे कैलकुलेशन के द्वारा, और वो 3 लाख और फिक्स असेट के 1,80,000 मीन्स हमारी लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों यहाँ पर टैली हो रही है। तो सबसे पहले आप करंट असेट की टोटल अमाउंट 3 लाख रुपीज है, ये हमें पता है, उसमें से दो आइटम्स, अब करंट असेट को यहाँ बाइफरकेट किया हुआ है अलग अलग आइटम्स में, तो जो अलग अलग आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसको लिखते चलना है और करंट असेट की टोटल मैच होती है क्या वो देखना है। तो करंट असेट में सबसे पहला कैलकुलेशन हमने किया स्टॉक का, जो था 1,50,000 जिसकी अमाउंट आई थी। उसके बाद डेटर्स हमने कैलकुलेट किए जो इस बाजू में अभी भी लिखे हुए हैं, जिसकी अमाउंट आई थी 1 लाख रुपीज। अब टोटल ऑफ करंट असेट तो 3 लाख है, बट जो दो आइटम हमें यहाँ दिए हुए हैं स्टॉक या इन्वेंटरी और दूसरा डेटर्स, इनकी टोटल तो 2,50,000 ही आ रही है। मीन्स यहाँ पर 50,000 का कोई एक ऐसा आइटम है जो कि हमें हिंट में, इंफॉर्मेशन में या एग्जाम्पल में कहीं भी बताया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉमन सेंस से या जनरली जो यूज किया जाता है, जो कहीं भी अगर कोई टैली नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि ये बैंक या कैश की अमाउंट है। तो जो 50,000 है उसको बैंक ऑब्लिक कैश या जनरली वहाँ पे बैंक ही लिखना चाहिए। तो 50,000 बैंक बैलेंस, और ये हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया हुआ है। और अगर आपका इवैल्यूएशन, ये एग्जांपल अगर आपको पेपर में आता है तो इस पे आपको सबसे पहले मार्क होंगे क्योंकि आपने खुद ढूंढा है। तो बैलेंसिंग फिगर वहां आपको लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और 50,000 ही हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किए। अब हमारी 3 लाख टोटल करंट असेट की हो रही है और लायबिलिटी साइड और असेट साइड के 4,80,000 दोनों साइड टैली भी हो रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो बैलेंस शीट का प्रिपरेशन करने के लिए हमारे एग्जाम्पल के द्वारा मांग की गई थी वो हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। सो स्टूडेंट्स, जो जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो ना आए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।